हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करी थी, क्या ग्रोथ रेट था, व्हाट वर द थिंग्स, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जब मैं बात करती हूँ 1950 से लेके 1990 तक, ये वो क्रूशियल ईयर्स हैं कि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मेरे पास एक इकोनॉमी आई थी बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड, है ना, अंडर डेवलप्ड, बैकवर्ड, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, उस इकोनॉमी को हमने डेवलपिंग नेशन में कैसे कन्वर्ट करना शुरू किया। बिकॉज हमारे पास ऐसी इकोनॉमी आई थी जिसके पास कुछ था ही नहीं, राइट। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। सो दैट इज वाई किस तरीके से इकोनॉमी को बिल्ड किया गया है, ये क्रूशियल ईयर्स में हमें पूरा अंडरस्टैंड करना है। तो आज मैं आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। बिकॉज मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर वो दे रही थी कि भाई इंट्रोडक्शन में क्या होने वाले, कुछ ऐसे टर्मोलॉजीज वगैरह आएंगे जिसपे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, तो हम बिल्कुल ही मिस नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट्स। तो उसको हम बस चालू करने ही वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करें सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक स्टूडेंट्स आप सभी के लिए। एंड अगर हम बात करें सीबीएसई क्लास जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, दैट इज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो ये सारे बोर्ड्स की क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाते हैं, उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आपके पास अच्छे नोट्स होंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो ऑफकोर्स इट इज योर चॉइस, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो हैव नोट्स फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। क्लियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी आपको पूरा एक इंडिकेशन दे रही थी, है ना, कि क्या हुआ। अभी हमने जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए, उनका क्या मोटिव था, उन्हें किस तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, उनके कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमने पढ़े, लेकिन हमने देखा कि उसका इनडायरेक्ट मोटिव था खुद ही का डेवलपमेंट, नॉट फॉर द इंडिया। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, राइट। हमने देखा कि जो मेरे पास एट द स्टेट, अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भी हमने देखा कि कैसे हमारे पास इकोनॉमी आई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टैग्नेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट, मतलब हर एक चीज बहुत ज्यादा डिप्राइव था। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कछुए जैसी चाल, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो बिल्कुल ना के बराबर है। तो हमारा जो ग्रोथ रेट था बिल्कुल थम्स आ गया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। नथिंग वॉज वर्किंग फॉर अस। तो उस सिचुएशन में जब मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस वगैरह नहीं है, तो किस तरीके से हमने इकोनॉमी को रिवाइव किया। पॉलिटिकल सिनेरियो पूरा अलग है, वो आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हो, कैसा हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, वो चीजें अलग हैं। हमने देखा व्हाट वाज द मेकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं ना कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैसे हमने इंडियन इकोनॉमी का बेस बनाया, क्योंकि हम मैंने जीरो से शुरू किया है, राइट। तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, चलो। तो सबसे पहले एज यू ऑल नो ऑन 15th August 1947 वी गॉट द इंडिपेंडेंस फाइनली आफ्टर 200 years of British torture, I would say that, and exploitation. So India gained independence from the 200 years of British rule. Finally India became the master of its destiny, and the job of building the nation is now in the hands of the people of India. Such a beautiful line, if you read it, it is such a beautiful line जो indicate कर रहा है, just read it again, right? India became the master of its destiny. as you, अगर हम इंडिया की जगह हम लिखा दें यू शुड बिकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, यू पीपल आर ऑल्सो बिल्डिंग योर बेस राइट नाउ, है ना, अपना बेस बिल्ड करो आप अपने करियर के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आपके लिए बिल्कुल एकदम सही यहाँ पे जा रहा है, दैट यू आर द मास्टर ऑफ दिस डेस्टिनी, एंड द जॉब ऑफ बिल्डिंग योर करियर, योर लाइफ इज नाउ इन द हैंड्स ऑफ योर्स, मतलब आप ही के हाथ में है, राइट। तो यहाँ पे आपको समझना है, जैसे कि इंडिया के हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, दैट इंडिया के हाथ में अब पूरी पावर है, उसके पास में पूरी डेस्टिनी अब उसके हाथ में कि किस तरीके से वो आगे का रास्ता चुनता है। सिमिलरली इट इज नाउ दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, एंड एवरीथिंग इज इन योर हैंड नाउ, दैट हाउ यू गोइंग टू बिल्ड योर लाइफ। तो जैसे कि इंडिया का हम पढ़ रहे हैं, वैसे ही अपनी लाइफ का पूरा भी आप ही के हाथ में। सो कितने अच्छे से आप चीजें करते हो, उतने जाके आपके आने वाले ईयर्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा। Clear? So after independence, it was necessary to rebuild the stagnant economy into a journey of developing country. तो ऐसे ही ऑल नो हम हर बार बोलते हैं कि भाई इंडिया तो डेवलपिंग नेशन ही बन के रह गया है, लेकिन वो डेवलपिंग नेशन का भी टैग मिलना इतना आसान नहीं था, ऑफ कोर्स, लेकिन अब टाइम हो गया, वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये डेवलपिंग कंट्री का भी टैग लाना आसान नहीं था। वी आर गोइंग टू स्टडी, क्योंकि जब हम लोग रियल टाइम चीजें पढ़ते हैं ना कि एक्चुअली में क्या हुआ था, तब हमें समझ में आता है कि भाई बातें बनाना बहुत आसान होता है कि ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन एक्चुअली में उस सिचुएशन में कितना बेस्ट किया जा सकता था उतना किया गया है, राइट। सो लेट्स सी, स्टैग्नेंट का मतलब अभी मैंने आपको समझाया कि बहुत स्लो रेट पे आपका जब डेवलपमेंट होता है।
दैट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. सो जब भी आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए आए ना, तो यू कैन यूज सच लाइन्स. सो देयरफॉर इंडियन लीडर्स हैड टू डिसाइड एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नेशन एंड दैट वुड फैसिलिटेट पब्लिक वेलफेयर. बिकॉज हमें पता है, जब मैं डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करती हूँ, आई टेल यू अबाउट कि पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो रहा होगा, राइट. तो डेमोग्राफिक कंडीशन से मैंने क्या देखा था कि भाई हमारा इलिटरेसी रेट हाई था, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट हमें देखने को मिला है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी कितना ज्यादा हाई था. तो पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं थी, तो हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करना बहुत जरूरी था. देखो हमें पता है कि पीपल एज रिसोर्स आपने पढ़ा होगा इन द चैप्टर नंबर 9, नहीं सॉरी, चैप्टर 9 स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 हमारा पीपल एज रिसोर्स है कि आपका लोग जो हैं वो रिसोर्स तभी होंगे, वो आपका असेट तभी होंगे जब उनमें आप काम करोगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. जब हम उन पे काम करेंगे, अगर मेरे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, हेल्थ कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं है, तो वो पॉपुलेशन क्या ही नेशन बनाएगा, राइट. सो दैट इज हम क्या बोलते हैं, भाई इंडिया एक युवा देश है, यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर यूथ अच्छा नहीं है तो इंडिया भी अच्छा नहीं हो पाएगा. अगर यूथ अच्छा होगा, ऑफ कोर्स इंडिया विल बिकम अ वेरी गुड कंट्री, इट इज अ गुड कंट्री, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी नो दैट. तो अगर हमारा जो यूथ है उसको सही नौकरी मिल रही है, सही डायरेक्शन मिल रहा है, सब काम बेटर कंडीशंस उनको प्रोवाइड की जा रही है, तो ऑफ कोर्स अगर यूथ डेवलप करेगा तो इंडिया भी डेवलप करेगा, राइट. तो ये चीज हमें समझनी है कि पब्लिक वेलफेयर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज जैसी आपकी पब्लिक रहेगी वही डिफाइन करेगा कि आपका नेशन है कैसा, ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं, यू रिमेंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ते थे स्टूडेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब क्या रहता है, इकोनॉमी क्या होता है. सबसे पहले इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग काम करते हैं और उनको उसके बेसिस पे एक पैसे मिलते हैं या रिटर्न मिलता है, जिसके बेसिस पे अपनी लाइफ को आराम से जी सकते हैं. दैट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वी टॉक अबाउट. लेकिन इकोनॉमी में दिक्कत क्या है, सबको सब नहीं मिल सकता, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी इज देयर. स्केर्सिटी का मतलब कि रिसोर्सेस मेरे पास कम है, लोग बहुत ज्यादा है, उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, और जो मेरे पास सामान है, जो रिसोर्सेस हैं, उसके बहुत ज्यादा मल्टीपल यूजेस हैं. उसका परफेक्ट एग्जांपल है पेट्रोलियम, राइट, कि पेट्रोलियम बहुत कम है लेकिन सबको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को भी चाहिए, पेंट्स के लिए भी चाहिए, मशीन्स को भी चाहिए, है ना. तो इतने सारे उसके यूजेस भी हैं, तो किसको कितना पेट्रोलियम मिलना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना. तो उसी की हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है. सेंट्रल क्यों नाम दिया गया है इसको, सेंट्रल क्यों नाम दिया गया है, बिकॉज ये एक ह्यूज लेवल पे है ना, सेंट्रल लेवल पे है. अगर इसमें कुछ असर होता है तो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, इसलिए इसको हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बोला गया है. कौन कौन से होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. पहला क्या कहता है कि क्या बनाना है, फिर बोलता है कैसे बनाना है, और थर्ड मेरे पास क्या होता है, किसके लिए बनाना है, जो भी आप सामान बनाना चाह रहे हो. बिकॉज रिसोर्सेस तो मेरे पास कमी है, रिसोर्सेस तो मेरे पास कमी है ना. तो जैसे कि इसको समझो, अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, आपको सोचना पड़ेगा ना कि 100 रुपए से मैं दवाई लेके आऊं, 100 रुपए से मैं खुद के लिए कुछ खाने का ले लूं, 100 रुपए से मैं नेट का रिचार्ज कर लूं, या 100 रुपए से मैं कुछ और कर लूं, है ना. तो भाई भारी समस्या है. 100 रुपए का आपके पास, 100 रुपए का नोट, आज के जमाने में 100 रुपए क्या है भाई, 10 रुपए का नोट होके रह गया है, वो कब उड़ जाता पता नहीं चलता, है ना. तो 100 रुपए को आप कैसे खर्च करोगे, है ना. प्रॉब्लम की बात कि रिसोर्स तो एक ही है, यूजेस इतने सारे हैं. सिमिलरली इकोनॉमी भी होता है, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस. भाई रिसोर्स तो मेरे पास यही है, इसका मैं करूं क्या, क्या बनाऊं इससे मैं. तो दैट इज वाई अगर मैं बात करती हूँ, पहला प्रॉब्लम क्या होता है मेरे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस. इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन व्हाट क्वांटिटी. तो दो चीजें आती हैं, ठीक है. तो पहला क्या रहता है कि भाई क्या बनाए, पहला क्या है कि क्या बनाए भाई. दूसरा इसमें क्या है, कितना ज्यादा बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, ये भी देखना है. तो पहला प्रॉब्लम क्या है मेरा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में कितना क्वांटिटी होना चाहिए और मुझे बनाना क्या है. जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना लड्डू बनाने घर में, तो हम बोलते ठीक है डिसाइड हो गया कि लड्डू बनाने, लेकिन कितने बनाने, 4 लोग के हिसाब से, 6 लोग के हिसाब से, या मुझे भाई बांटने भी हैं दिवाली में, तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगी. तो एक टारगेट रहता है ना मेरे पास. सिमिलरली इकोनॉमी में भी टारगेट रहता है कि मुझे ये बनाना है, लेकिन कितने लोगों के लिए, राइट. जैसे कि आप बोलते हो ना बजट वगैरह आता है, स्कीम्स बनती हैं कि 10,000 पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस. सो 10,000 का
ये फिगर एक कहां से आया? ऐसा तो पॉपुलेशन तो कितनी सारी बिलियंस में है हमारे पास, तो 10,000 को हमने टारगेट क्यों किया है? बिकॉज ये हमारे पास आता है व्हाट टू प्रोड्यूस और कितना हमें किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो मैंने बोला कि हम बात कर रहे हैं कि 1,000 बच्चों को फायदा मिलने वाला है, उनको 2 लाख की राशि मिलेगी। तो हमने क्या बोला, क्या व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने क्या डिसाइड किया कि भाई 2 लाख तक का फाइनेंशियल एड हमें बच्चों को प्रोवाइड करना है, लेकिन कितनी क्वांटिटी में? हमने डिसाइड किया कि भाई 1,000 तक बच्चों को मिलना चाहिए। अब वो 1,000 बच्चे को कैसे चुनते हैं वो उनके ऊपर है ना, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है। सेकंड मेरे पास होता है हाउ टू प्रोड्यूस। हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी हैं, एक मेरे पास होता है लेबर इंटेंसिव और एक मेरे पास होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, LIT एंड CIT। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नाम में ही लेबर है, मतलब बहुत मेहनत वाला, लोग काम करेंगे उसमें, लेबर इंटेंसिव हो गया। कैपिटल अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव की, मतलब हम मशीन्स वगैरह की बात करते हैं। अब इंडिया जैसा पॉपुलेशन हम बात करते हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें मेजरली हम लोग क्या बोलेंगे कि आप लेबर इंटेंसिव लो, बिकॉज वही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तब मेरे पास लेबर अवेलेबल है, वो भी चीप लेबर, मतलब बहुत सस्ते में हमें लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, तब उनको एम्प्लॉय करो, तभी आपके रिसोर्स जो हैं, जैसे कि ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स, लेकिन अगर आप उनको काम नहीं दोगे, उनका बेटर लाइफस्टाइल नहीं होगा, तो वो रिसोर्स नहीं, एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाएगी, बर्डन हो जाएगा सर पे, एक पॉपुलेशन बर्डन बन जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि वो एक एसेट बन के रहे, तो आपको उसको यूज करना पड़ेगा सही से, ठीक है। सेकंड चीज होता है मेरे पास कैपिटल इंटेंसिव, जैसे कि आपने देखा जो डेवलप नेशंस हैं वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑफकोर्स उनको मशीन्स वगैरह यूज करनी पड़ेंगी, दैट इज वाई आउटसोर्सिंग करते हैं, है ना। सो ये हमें समझ आता है कि अगर मेरे पास ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो इन दैट केस ऑफकोर्स मुझे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ हाउ टू प्रोड्यूस में, पहले मैंने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, ये मुझे बनाना है, इतनी क्वांटिटी में बनाना है। फिर सेकंड मेरे पास क्या दिक्कत आएगी, ठीक है मैंने सोच लिया कि मुझे ये बनाना है और इतनी क्वांटिटी में बनाना है, लेकिन बनाऊंगी कैसे? अब जैसे कि हम बात करें लड्डू की बात करें, दिवाली वाला सीजन आ रहा है, तो हम यहाँ पे बात करें मुझे मिठाई बनानी है, मैंने बोला कि हाँ मुझे मिठाई बनानी है, 5 किलो मिठाई बनाऊंगी मैं, 2 मिठाई बनाऊंगी 5-5 किलो की, तो 10 किलो की मिठाई बननी है। कैसे? या तो भाई मैं अकेले लग जाऊं, भाई हम लड्डू बनाने में लगे पड़े, या तो मैंने बोला कि नहीं यार मशीन से बना लेंगे। तो अगर मेरे घर पे भाई 5-6 लोग हैं कि नहीं बिल्कुल खाली बैठे, तो मैंने बोला नहीं भाई सब मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब ज्यादा लोग नहीं, तो हो सकता है मैं मशीन्स का भी यूज करूं कि मशीन से मेरे ऑटोमेटिकली मैं बस उसमें डो डाल दूं, फिर वो अपने आप लड्डू बन के आ जाए, है ना। तो डिपेंड करता है पहला तो व्हाट टू प्रोड्यूस और कितनी क्वांटिटी में मुझे प्रोड्यूस करना है, और सेकंड मेरा क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, जिसमें हम 2 तरीके से होते हैं, एक मेरा होता है लेबर इंटेंसिव और एक मेरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। होपफुली आपको ये पूरा स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। क्लियर? इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे स्टूडेंट्स। डन। Now, labor intensive goods are produced with more labor and less capital, and जब मैं बात करती हूँ कैपिटल इंटेंसिव की, यानी ज्यादा कैपिटल, ज्यादा आपने मशीन्स का यूज किया, ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया है। सो द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड। डिपेंड करता है ना, टेक्नोलॉजी भी ऐसा तो नहीं कि हमारी घर की है भाई महंगी है, वो भी उसके यूटिलाइजेशन पे तो डिपेंड करता है कि आपका कॉस्ट कितना लग रहा है, ठीक है। एंड थर्ड मेरे पास आ रहा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हो? मैंने बोला कि नहीं भाई मैं खुद के अपनी फैमिली के लिए भी, और साथ ही में भाई मुझे मोहल्ले में बांटनी है मिठाई, तो इसलिए बना रही हूँ मैं इतनी ज्यादा मिठाई। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड कंज्यूमर कौन रहने वाला है? So it involves deciding which goods are to be produced and for which section of society. So who will consume the goods? For example, all sections of society require essential goods like wheat and rice, but there is a demand for luxury goods like few sections of a society. So the government creates a balance between the two. तो डिपेंड करता है ना किसको क्या सामान चाहिए। भाई हर कोई लग्जरी आइटम अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इतनी डिमांड नहीं रहती, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं भाई खाने पीने की चीजें, उसकी तो डिमांड रहती है। तो आप क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, ये मेरी 3 प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। नाउ अब मैं पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट्स दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे, और सभी को ऐसा पूरा फ्लो चार्ट अपनी कॉपीज में भी डेफिनेटली बनाना ही है, ठीक है। क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेटली इसको बनाना ही है, फाइन। तो स्टूडेंट्स जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की, मेरे पास 3 तरीके के हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। रिमेंबर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग के चैप्टर में जब मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा रही थी, उसमें लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे गिवन थे रिगार्डिंग इकोनॉमी के बारे में, राइट। तो जब मेरे पास इकोनॉमी के बारे में डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे गिवन थे, उसमें कौन कौन सी चीजें गिवन थी याद है? हमने एक पढ़ा था सोशलिस्ट सोसाइटी,
एक मेरे पास होती है इकोनॉमी जो पूरा का पूरा हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी रहती है, एक इकोनॉमी मेरे पास रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक इकोनॉमी मेरे पास रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन मेरे पास इकोनॉमी होती है, कौन कौन सी, जल्दी से जल्दी बताओ। CSM या सी आप लिख सकते हो, यस कैसे लिख सकते हैं हम इसको, CMS भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली पहला मेरे पास क्या होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहता है, फिर मेरे पास रहता है एक तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी, और लास्ट में मेरे पास रहता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सिर्फ इतने ही नहीं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, जैसे जैसे डिफरेंट इकोनॉमिस्ट है वो अपनी अलग एक टाइप लेके आ गए, तो इतना हमें नहीं पढ़ना, लेकिन जितना सिलेबस में आपको गिवन है और मेजरली लाइफ में भी अगर हम नॉर्मली बात करते हो तो यही सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम इसको हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल का मतलब क्या होता है, सोशल कौन करता है, सोसाइटी से, सोशल से याद रखो सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए काम कौन करता है भाई, पब्लिक सेक्टर ही करेगा। प्राइवेट सेक्टर तो भाई वो प्रॉफिट के लिए काम करता है भाई, वो किसी के लिए भैया कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी कि सबकी मदद करते चले। प्राइवेट सेक्टर इज बेसिकली मेड फॉर प्रॉफिट, और इसलिए शायद बेटर वर्क करता है ना, क्योंकि उसका गोल रहता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। लेकिन ऐसे तो हम काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो पब्लिक का वेलफेयर भी चाहिए। तो ऐसी इकोनॉमी रहती है जहाँ पे यूजली हर एक चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी, नाम में ही सोशल है, सोशल से याद रखेंगे सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए कौन काम करता है, गवर्नमेंट, ठीक है। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो उसका अपोजिट हो जाता है, ये पूरा ओन रहता है बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड इसका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बैलेंस ऑफ बोथ, है ना, क्योंकि दोनों चीजें नेसेसरी हैं, पब्लिक का भी पार्ट जरूरी है, प्राइवेट का भी जरूरी है, दोनों साथ में वर्क करेंगे तभी तो इकोनॉमी फंक्शन करेगी ढंग से। तो यही बोला गया है जब मैं बात करती हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी की। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साथ में बिल्कुल चलते हैं एज अ टीम। क्लियर, तो मेरे पास ये क्या हो जाते हैं, बेसिक है, अभी डिटेल में पढ़ना है, इनके फीचर्स ही पढ़ना है, लेकिन कैसे याद कैसे रखें, याद रखना है मिक्स का मतलब बोथ ऑफ टू, वो हमें याद रह जाएगा। दिक्कत क्या रहती है, सोशल और कैपिटल को कैसे याद रखें। सोशलिस्ट में सोशल से सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए कौन काम करता है, गवर्नमेंट, बस इतना याद रख लोगे, तीनों के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा याद रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, सॉरी इकोनॉमी की, राइट, इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, ये बता पाएगा मुझे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड लास्ट में हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योर। कई बार हम इसको ह्यूमन रिसोर्स भी बोल देते हैं, ह्यूमन कैपिटल भी बोल देते हैं, फाइन है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, किसके हाथ में, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। सो प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर को आपको ऐसे दिमाग में रखना है, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स अर्निंग प्रॉफिट ओनली, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो आजकल बहुत सारी चीजें अच्छी भी करते हैं, लेकिन हम मेन मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, उनका मेन गोल ही रहता है ये मुझे प्रॉफिट अर्न करना है। वहीं पे जो भी पब्लिक सेक्टर का होगा उसका मेन प्रॉफिट मतलब मेन गोल ही ये रहता है कि लोगों के लिए अच्छा करना है, ठीक है। अब कितना होता है दैट इज अनदर साइड ऑफ अ स्टोरी, बट ऑन पेपर इट इज लाइक दैट, राइट। So the central problems what, how and for whom to produce are solved through market forces of demand and supply, because यहाँ पे कुछ भी गवर्नमेंट डिसाइड कर नहीं रहा, हर एक चीज कौन डिसाइड कर रहा है, हमारे प्रॉफिट। यानी अगर मार्केट में किसी चीज लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा चल रही है तो लग्जरी गुड्स हम बनाएंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो गरीबों के लिए हम क्या करें, या दोस्त पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट उनके लिए हम क्या करें, हमें नहीं सोचना। लग्जरी डिमांड्स की चल रही है ना डिमांड, तो हम सप्लाई देंगे तो आपका प्राइस उसी तरीके से बढ़ेगा। तो यहाँ पे पूरी चीजें कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, यानी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करता है, जिसमें बिल्कुल भी गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं है। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि जो भी मैंने आपको दिक्कतें बताई, जो तीन दिक्कतें हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ती हूँ तो हाउ वी सॉल्व इट, व्हाट टू प्रोड्यूस,
अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो मैं उसको भाई बेचूंगी, मैं उसका सामान बनाऊंगी, क्यों? बिकॉज मेरा प्रॉफिट जनरेट होगा, तो मैं वही सामान बनाऊंगी जिससे मुझे कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, अदरवाइज आई नॉट मेक इट। क्लियर? सो एवरीवन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। आगे बढ़े, चलो। अब मेरे पास आ रहा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। तो जब मैं बात करती हूँ हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब मैं टेक्निक की बात कर रही हूँ। तो अब टेक्निक में क्या डिपेंड करता है? गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज हम प्रॉफिट की बात करें तो फालतू में तो खर्चा हमें कहीं करना ही नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर में यही होता है कि भाई हम बोलते हैं ना, अरे भाई पूरा भाई सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, बहुत काम कराते हैं, और सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ क्यों भागते हैं कि भाई वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, बल्कि ऐसा नहीं है, दोनों जगह ही काम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ हाउ टू प्रोड्यूस में, इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज पे बिलीव नहीं करते, और हमेशा हम लोग एक बेटर मेथड चूज करने की कोशिश करते हैं जो उनको थोड़ा चीपर पड़े, सस्ते में काम हो जाए, बेसिकली ये मोटिव रहता है। सो दैट इज वाई गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इन केस ऑफ चीप लेबर, लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड, एंड इन द केस ऑफ कॉस्टली लेबर, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स ऑफ यूज। अगर मुझे लग रहा है कि भाई लोगों को हायर करना मेरे लिए ज्यादा महंगा पड़ेगा तो मैं मशीन्स रख लूंगी, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मशीन्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा तो मैं लोग रख लूंगी। सो डिपेंड करता है मेरे पे कौन सी चीज मेरे लिए सस्ती पड़ेगी। क्लियर? देन मेरे पास आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए सामान बनाना है। सो इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम उसी के लिए बनाएंगे ना जिसकी डिमांड ज्यादा है, जो लोग ज्यादा परचेज कर सकते हैं, वो उन्हीं के लिए सामान। जैसे कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट अधिकतर स्कीम्स वगैरह किसके लिए लेके आती है? फॉर द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, उन्हीं के लिए है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए थोड़ी ना स्कीम लेके आती है। तो सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस वाले केस में, हमें ये समझना है कि उन्हीं के लिए बनाया जाएगा जो आपका एक तरीके से प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प कर सकते हैं। सो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं, गुड्स प्रोड्यूस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेजिंग पावर। हम ये नहीं देख रहे कि भाई उनकी वो जरूरत है कि नहीं, हम ये देखेंगे अगर वो सामान खरीद सकते हैं तो हम उन्हीं के लिए सामान बनाएंगे, सिंपल। ठीक है? This means that a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it. आपने देखो कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ आती है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास अगर आप पुअर हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपके लिए सस्ती हो जाएंगी, नहीं, मेडिसिन में ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है तो थोड़ा उसका प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसको बना रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप परचेज कर सकते हो तो ठीक, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप सिक हो तो आपके लिए कोई कंसेशन हो जाएगा, राइट? विच इज अ सैड रियलिटी बट इट्स अ रियलिटी। ठीक है? सो अदरवाइज नॉट इवन इफ देयर इज अर्जेंसी, तो भले कितना भी अर्जेंट होगा तो आपके लिए कोई दवाई सस्ती नहीं कर दी जाएगी, जितने की उतने में ही मिलेगी, आपको खरीदनी तो खरीदो वरना कोई बात नहीं, राइट? सो ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? चलो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, सबका उद्धार वाली सोसाइटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है भाई? गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में भाई? ये है गवर्नमेंट के हाथ में, वही कंट्रोल करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। अंडर दिस इकोनॉमी द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाए। इस टाइप की इकोनॉमी स्टूडेंट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट वो डिसीजंस लेती है जो लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग हो, कि मेरी सोसाइटी की नीड्स क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी वी डिसाइड कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ठीक है? वहीं पर जब मैं कहती हूँ कैसे बनाना है, सो द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। तो ये भी गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। अगर लग रहा है कि नहीं यार लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है तो हम ऐसा लेबर इंटेंसिव चीजों को ज्यादा प्रमोट करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं भाई लोगों के पास रोजगार आए। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। And for whom to produce? Distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford. A socialist nation provide free health care to the citizens who need it. तो that is why आपने देखा होगा कि सरकारी अगर आप जाओगे है ना सरकारी किसी हॉस्पिटल वगैरह में, आपको लगेगा कि यूजुअली वही जाना पसंद करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना। ऐसा नहीं कि सरकारी में कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं, लेकिन समय ज़्यादा लगता है, दिक्कत ये रहती है, तो इसलिए सब लोग जल्दी के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि बेसिक राइट जो एक मिलना चाहिए हेल्थ केयर के रिगार्डिंग वो आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप फ्री में, कम दाम में, फ्री में तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ जितना कम हो सकता है उतने दाम में आपको जाके हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए।
सो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये देखा जाता है, हम ये नहीं देखते जब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट काम कर रही है, हम ये नहीं देखते भाई कि अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, हम देखते हैं कि भाई हमारी पब्लिक की जरूरत क्या है, उसको देखा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी पब्लिक की जरूरत है कि फ्री एजुकेशन दी जाए, तो हाँ गवर्नमेंट स्कूल से फ्री एजुकेशन है, मिड डे मील दिया जाए, बिकॉज खाना अच्छा नहीं मिलता तो न्यूट्रिशन की जरूरत है बच्चों को, तो आपने मिड डे मील की स्कीम शुरू करी। तो डिपेंड करता है कि लोगों की जरूरत क्या है। क्लियर? फिर मेरे पास आता है लास्ट में भाई कि मिला जुला इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कि यहाँ से कुछ अच्छे फीचर्स ले लिए, यहाँ से कुछ अच्छे फीचर्स ले लिए और एक अपना डिफरेंट इकोनॉमी बिल्ड कर लिया। So a mixed economy system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective roles for the solving the central problems of an economy। यानी यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी 50-50% है, लेकिन हाँ कौन कितना किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट किया जा सकता है उसके बेसिस पे डिफरेंट रोल्स को डिवाइड किया जाता है और वैसे आपकी डिसीजन मेकिंग भी रहता है। सो इन मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर सॉल्व 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स whatever goods and services it can produce well and the government provides essential goods and services which the market fails to do so, है ना। सो गवर्नमेंट एक तरीके से आपका बैकअप प्लान है कि ठीक है कुछ काम नहीं करना, ठीक है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, तो ये फंक्शन चलता है जिसकी प्राइवेट सेक्टर जो कर सकता है वो करो, जो आप नहीं कर पा रहे तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू इट। तो ये एक तरीके का पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप आप बोल सकते हो चलता है, ठीक है। सो नाउ इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है ना। हम बिल्कुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि पूरा हम लोग सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ना हम सिर्फ पूरी सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी हर एक चीज गवर्नमेंट के हाथ में है। हमने एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बिल्ड किया जहाँ पे दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड करती हूँ। सो दैट इज वाई द टाइप ऑफ इकोनॉमी वी आर टॉकिंग हियर इज अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करता है, मिली जुली मिक्स्ड इकोनॉमी। So after the freedom, leaders of the independent India like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose and so many leaders we have, है ना, were confused with regard to economic system to be followed in India. Some leaders were in the favor of socialist economy, जैसे कि हम बात करें, however in democratic country like India, complete dilution of private ownership was not possible, as was possible in the case of the former Soviet Union. तो हमें ये पता है कि एकदम से हम पूरा सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं रख सकते कि हर एक चीज गवर्नमेंट ही कर रही हो, प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल कुछ इन्वॉल्वमेंट रखे ही ना, ये पॉसिबल नहीं था। देन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज अंडर दिस सिस्टम देयर वुड बी लेस चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। क्योंकि अगर सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रख लेते तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम हो रहा रहता, तो लोगों का उद्धार कैसे होता है भाई, वो भी तो जरूरी है ना। तो ये बड़ी दिक्कत आई, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि वाई सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चूज नहीं किया गया, हमने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज किया। सो एज अ रिजल्ट हमने क्या बोला, ना तुम्हारी ना मेरी, हम बोलते हैं ना बार्गेन करते हैं भाई, ना भैया ना आपकी ना मेरी, इतने में मान जाइए, ये बोलते हैं। तो सिमिलरली ये भी आप मान जाइए कि इसमें हम बात करें कि ठीक है लड़ाई होने से बेटर है हम मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज कर लेते हैं। सो बेस्ट फीचर्स दोनों के उठा लो, यहाँ से बेस्ट ले लो और यहाँ से बेस्ट ले लो और एक नया सिस्टम बना लो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो हम ये बात करते हैं, इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बट ऑल्सो प्रोवाइड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वाला पोर्शन आपको क्लियर है ना कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? ओके अब इसका जल्दी से भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको एक बार फिर से क्विक रिव्यू देने वाली हूं कि हमने तीनों चीजों में क्या क्या पढ़ा है। फाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा जब मेरे पास डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आप देखोगे ना, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पूछे जाएंगे, किस फीचर पे किसको कैसे कंपेयर करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूरा चार्ट बहुत हेल्प रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स में हमारे पास क्या गिवन है, एंड देन हमारे पास डिफरेंट दिया है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ओनरशिप की अगर हम बात करते हैं, जब मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, कैपिटलिज्म की बात कर रही हूँ, यानी पूरा का पूरा प्रॉफिट यानी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सेकंड चीज वहीं पे सोशलिस्ट की बात करें, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, मतलब पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर। वहीं पे जब मैं तीसरे की बात कर रही हूँ, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, तो मतलब दोनों की ही बात हो रही है, सो दैट इज वाई पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों आएगा, ठीक है। तो पहला पोर्शन क्लियर है। सेकंड पढ़ेंगे मोटिव क्या है, क्यों, ये क्यों चुना है। अगर मैं सिर्फ कैपिटलिज्म की बात करूं तो वो हमेशा प्रॉफिट के लिए रहेगा,
वहीं पर अगर मैं सोशलिस्ट की बात करूँ तो सोशल वेलफेयर के लिए रहेगा। वहीं पर जब मैं मिक्स इकोनॉमी की बात करूँ तो इसका मतलब क्या रहेगा, प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर दोनों जरूरी है, सिर्फ एक पे डिपेंडेंट होकर काम नहीं चलेगा, दोनों जरूरी है, इसलिए हमने दोनों को इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर क्या आता है मेरे पास, सॉल्यूशंस और सेंट्रल प्रॉब्लम्स। हमने क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, कौन डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। तो हमने पढ़ा जब हम बात कर रहे थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी की कि भाई जिसको जो करना है करो, मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई विल डिसाइड। वहीं पे मैंने देखा यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग चल रही थी जब मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करती हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे, तो दोनों चीजें होगी, मार्केट को भी कंसीडर करेंगे और गवर्नमेंट का क्या कहना है उसको भी कंसीडर करेंगे। गवर्नमेंट का रोल कितना है यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ, हमारा जो कैपिटलिज्म होता है ऐसा नहीं कि मनमर्जी बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत चीजों को कंट्रोल करने के लिए होगा। वहीं पे सोशलिस्ट की बात करते हैं तो पूरा रहेगा, और मिक्स्ड में लिमिटेड रोल रहता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के दोनों के रोल्स को डिवाइड कर दिया गया है ना। नेक्स्ट क्या होता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेशन में क्लियरली बोल दिया गया कि जो परचेज कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता कोई बात नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सोशल सोसाइटी में हम तो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो इक्वल माना जाता है, और मिक्स्ड में माना जाता है लेस अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं है लेकिन बिल्कुल ही अनफेयर से तो बेटर सिचुएशन है। वे क्या है, नेचर ऑफ, अगर मैं बात करती हूँ कि एंटरप्राइज कैसा है, यहाँ पे आपको देखेगा प्राइवेट, यहाँ पे आपको देखेगा गवर्नमेंट, और यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा। लास्ट में हमारे पास जो दो चीजें गिवन है, फ्रीडम की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि भाई हम अपनी मर्जी के मालिक है, प्रॉफिट हमें अर्न करना है, तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, बिल्कुल फ्री रहते हैं और बिल्कुल भी, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज जो मतलब रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब मैं सोसाइटी वाले की बात करती हूँ, सोशलिज्म की बात करती हूँ, तो यहाँ पे लैक ऑफ फ्रीडम है, बिकॉज हर एक चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, लेकिन यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर नहीं है इतना। वहीं पर जब मैं बात करती हूँ मेरे पास मिक्स्ड की, तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। एक तो पहले इनइक्वालिटी थोड़ी कम है, इनएफिशिएंसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी जा सकती है, लेकिन हमारे पास फ्रीडम लिमिटेड रहेगी, बिकॉज दोनों के रोल्स को डिसाइड, गवर्नमेंट भी अपनी पूरी मर्जी नहीं चला सकता, प्राइवेट भी अपनी पूरी मर्जी नहीं चला सकता, तो आपको दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी पड़ेगी। Fine. So everyone, quickly take a screenshot of this one. I think you have already taken a screenshot of this one, right? चलो, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का पूरा सेशन, जहाँ पे हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, हमने रिवाइज किया कि मेरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, और डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या हमें फॉलो करना चाहिए। इंडिया का हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों चूज किया, ये भी हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। आने वाले सेशंस में बहुत डिटेल में हम सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स पर कहीं नहीं जाना है, रेगुलर अच्छे से पढ़ना है, राइट। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, एंड साथ ही में स्टूडेंट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इट विल रियली हेल्प यू। वंस अगेन स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर, हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो स्टूडेंट्स। एंड वंस अगेन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, उतना अच्छा आपका स्कोर बनने वाला है इकोनॉमिक्स में। सो यू हैव टू बी रेगुलर स्टूडेंट्स, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।